Is my screen visible? Yes, sir. Okay, so let's start. So कल जो चीज़ें थी हमने कल कुछ बेसिक चीज़ें हमने क्लियर कर दी, राइट? इफ एल्स के बारे में कुछ चीज़ें हमने क्लियर की, साथ साथ एक लिस्ट हमने क्लियर किया था कल के लिस्ट से हम कैसे डेटा चेक कर सकते हैं। तो आज जो चीज़ होगी हमारे पास, आज थोड़ा सा और फर्दर चलते हैं। आज कुछ और बेसिक्स को कंसेप्ट क्लियर करते हैं और साथ साथ कुछ एडवांस चीज़ें जो है उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दूसरी एक फाइल बनाते हैं, लेट्स कॉल इट lecture2.py। तो ये हमारी पाइथन फाइल बन गई, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिस्ट के रिगार्डिंग, एक लिस्ट कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ हमने उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था कि अगर हम एक लिस्ट को करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने कल अंडरस्टैंड की थी, ठीक है? तो चलिए आज जो चीज़ देखेंगे, सपोज अगर हमारे पास एक लिस्ट है, फॉर इंस्टेंस एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम कुछ लिस्ट्स को स्टोर करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जॉन, सैम, राहुल, आदिल, सैम, पैम, ठीक है? तो ये हमने एक लिस्ट बना दी यहाँ पे। सो कल हमने ये चीज़ देखी कि इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले वन एलिमेंट एट अ टाइम, सो वी कैन यूज सिंपली प्रिंट, और यहाँ पे इसका इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक दिस। तो अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट जो आएगा हमारे पास यहाँ पे, इट इज़ गोइंग टू बी आउटपुट जॉन, राइट? क्योंकि पहली पोजीशन पे जो हमारे पास एलिमेंट है वो जॉन है, ठीक है? अब सपोज अगर हमें सारा डेटा डिस्प्ले करना है एट वन गो, तो हम बार बार प्रिंट तो नहीं लिख सकते, हर एक इंडेक्स को नहीं लिख सकते। तो उस चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन यूज़ लूप्स। तो लूप्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर हम बात करते हैं, जो भी काम आपको बार बार करना होगा या कोई लॉजिक रिपीट आपको कराना होगा, तो उसको हम किसके थ्रू कराते हैं? लूप्स के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जॉन, सैम, राहुल जो है, मुझे एक एक करके इन सभी को डिस्प्ले करना है। सो रादर देन यूजिंग names of 0, names of 1, names of 2, names of 3, so what I can do, I can simply use a loop and iterate each and every object. So how we can do that? We have in Python different loops, for we have while। तो यहाँ पे जो मैं loop यूज करूँगा वो होगा हमारे पास for loop। Excuse me, sir. Yes sir, hello। If you can please increase the font size a little bit. Okay, let me increase the font size। Thank you. Is it visible now? Yes. Okay, sure। So my point is that if you want to iterate each and every element rather than using print names of 0, names of 1, what I can do, I can use a loop। So सबसे पहले जो हम loop यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे वो हमारा for loop है। तो बाकी लैंग्वेज से अगर for loop को देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। वहाँ पे हम यूजुअली क्या करते हैं, वहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है, और अगर कंडीशन चेक होगी उसके बाद आपका जो लूप का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी हमारे पास, तो उसके बाद बार बार वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है? तो उस चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? तो फॉर जो यहाँ पे वो टोटली डिफरेंट है हमारे पास, तो उसी चीज़ को हम देखेंगे ये चीज़ कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ करना कुछ नहीं है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से आई, उसके बाद एक कीवर्ड यूज़ करेंगे इन, और जो हमारे पास एक लिस्ट होगा जिसमें से आपको हर एक ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना होगा, सो वो आपको ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। ये हमारा लिस्ट है। अब व्हाट विल हैपन, जो हमारा फॉर लूप है वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट इसमें जाएगा। सबसे पहले जो जॉन आएगा वो आई में जाएगा, फिर उसी को हम डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सैम, उसके बाद राहुल, उसके बाद आदिल, उसके बाद फिर से सैम, और उसके बाद पैम। तो यहाँ पे हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास
इस फॉर लूप को यूज करने का, और एक पूरी लिस्ट को हमें अगर वन बाय वन आइटरेट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं. सिंपल सिंटेक्स है, यू नीड टू यूज फॉर, then a temporary variable, and then you to use a keyword in, and a list from which you want to iterate each and every object. You can mention that list. My list is right here now, names. So I want to iterate each and every object of this names. So this is the syntax you need to follow. So once I am going to run it, you will see I am getting every object that is present inside this list. तो हुआ क्या यहाँ पे, सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट आया जॉन, नीचे गया, उसको डिस्प्ले किया, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट, और तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स को आइटरेट ना होंगे. ठीक है, तो ये सिंपल सिंटेक्स है हमारे पास, रादर देन डिस्प्लेइंग प्रिंट मल्टीपल टाइम्स. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यूज फॉर लूप. ठीक है, तो ये एक तरीका है इस फॉर लूप को यूज करने का और एक आपकी एक लिस्ट को आइटरेट करने का. ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, कैन आई यूज इंडेक्स्ड. यस, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं इस लिस्ट को इंडेक्स के थ्रू भी डिस्प्ले करा सकता हूँ. जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको इंडेक्स यूज करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने यहाँ पे एक फंक्शन यूज करनी पड़ेगी, रेंज फंक्शन. ठीक है, रेंज फंक्शन जो है हमारे पास, जब भी आपको एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स को रिटर्न करवाना होगा तो आप इस रेंज फंक्शन को यूज करते हैं. तो ये कुछ पैरामीटर्स पकड़ता है. पहला यू कैन सी यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट, स्टॉप, और उसके बाद स्टेप. स्टेप जो है ये दिखा रहा है कि ये आपका जो स्टेप वैल्यू है ये ऑप्शनल है, आप इसको दोगे या नहीं दोगे. दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास स्टेप खुद से ही रहेगा. अब स्टार्ट जो है यहाँ पे, स्टार्ट मीन्स कहाँ से आपका लूप चलेगा. फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे खाली एक ही वैल्यू मेंशन करता हूँ 5, और मैं अगर सिर्फ प्रिंट आई को डिस्प्ले करूंगा, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल हैपन. इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया 0 1 2 3 4. सो हुआ क्या, यहाँ पे इसने खुद से ही स्टार्ट किया 0, तो पहला नंबर आई में गया 0, फिर डिस्प्ले हुआ, उसके बाद खुद से उस 0 को इंक्रीमेंट 1 हो गया, तो वो बन गया 1. फिर चेक किया क्या जो 1 है वो लेस देन 5 है, हाँ है, तो यहाँ पे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, उसको डिस्प्ले किया जाएगा, फिर उसी 1 को इंक्रीमेंट किया जाएगा और वो 1 से 2 बनेगा, फिर से कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 5 है, तो फिर यहाँ पे जाएगा और इस तरीके से वो डिस्प्ले चलेगा तब तक जब तक कि लेस देन हमारी कंडीशन ना होगी. अगर इसी चीज़ को हम किसी दूसरे लैंग्वेज में देखेंगे ये कैसे वर्क करेगा, वहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका सिंटेक्स रहेगा, लाइक दिस. इस तरीके से अगर मैं लाइक सी की बात करता हूँ या जावास्क्रिप्ट की बात करता हूँ या PHP की बात करता हूँ या C# की बात करता हूँ, तो ये वहाँ पे ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं इट शुड वर्क लाइक दिस. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लाइक दिस. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई करूँगा तो ये इस तरीके से वर्क करेगा. पहले आई में 0 गया, इज 0 लेस देन 5, यस इट इज़, तो नीचे जाएगा, फिर वो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाके इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो 1 बनेगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन सही है तो फिर से नीचे जाएगा, और अगर फिर से ऊपर चलेगा फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से आपका लूप जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये बाकी लैंग्वेज में इसकी जनरलाइजेशन है कैसे हमारा फॉर लूप जो है वर्क करता है. तो यहाँ पे शॉर्ट में ये चीज़ हमने ऐसे लिख दी. बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से. बट अगर हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं कि सर आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम 1, यू कैन डू इट. तो आप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ तक चला, 5 तक. लेकिन 5 तक पहुँचते पहुँचते इसको खुद से एक एक इंक्रीमेंट खुद से ही होगी, तो जो कि डिफ़ॉल्ट खुद से हो रहा है. बट आप वो स्टेप वैल्यू भी मेंशन कर सकते हैं. व्हाट यू कैन डू, सिंपली आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंड पे एक स्टेप वैल्यू भी मेंशन करना है. जैसे अभी अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ 2, सो इसका मतलब ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से, फिर चेक करेगा इज 1 लेस देन 5, यस इट इज़, नीचे जाएगा, 1 डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद 1 को इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 से, 1 + 2 बन जाएगा 3, इज 3 लेस देन 5, यस इट इज़, तो फिर वो चीज़ डिस्प्ले
हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी द आउटपुट इज 1 and 3 बिकॉज 1 से स्टार्ट हो गया, फिर 2 से जब इंक्रीमेंट हो जाएगी तो 3 बनेगा, फिर 3 से फिर 2 जो इंक्रीमेंट बन जाएगी तो वो बन जाएगा 5, बट 5 इज नॉट लेस देन 5, तो इसलिए फिर वो फिर से लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर ये सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, i इज इक्वल टू i प्लस 2 लाइक दिस। तो ये बिल्कुल इस जैसा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई समझ? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? हेलो एवरीवन। सर ये Am I फाइल audible? शेयर हो सकती है सर, जो फाइल बन रही है सर यहाँ पे? यस यस यस, आई विल शेयर लेटली। ओके, ओके। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बेटा? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीवन? नो सर। ओके, तो ये मैं लूप यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ? बिकॉज मेरे पास जो लिस्ट है, मुझे उसी को इंडेक्स के थ्रू डिस्प्ले कराना है। पहले तो सिंपल ये तरीका है, हमने क्या किया, सीधे लिस्ट मेंशन किया, खुद से इसने खुद से एक एक एलिमेंट निकाल के उसको डिस्प्ले किया। दूसरा है कि सर व्हाई नॉट वी यूज पोजीशन, इसकी जो इंडेक्स है उसको यूटिलाइज करके क्यों ना हम इसको आइट्रेट करें। सो फॉर दैट आई एम शोइंग दिस, हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग रेंज फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले जैसे आपको पता ही है कि इसकी पोजीशन जो होगी वो 0 होगी, इसकी 1 होगी, 2 and 3 and so on. तो what I'll do, I'll say for I in range, but ओके 0 से स्टार्ट करना ही करना है क्योंकि पहला एलिमेंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, 0 पोजीशन पे होगा। बट व्हाट इफ यू डोंट नो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, टोटल कितने एलिमेंट्स, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6, सो आई कैन से ओके 0 to 6। व्हाट हैपन अगर ये डेटा कल को डायनेमिकली कहीं से आ रहा है, सो यू नेवर नो वहाँ पे टोटल कितना हो सकता है। बट डोंट वरी, आपके पास एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं लेंथ फंक्शन। तो आप उस लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या बोल सकते हैं, भाई जो भी लेंथ है मेरे इस लिस्ट की, तो ये क्या करेगा, इट विल काउंट इट 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको कहा 0 कॉमा जो भी लेंथ है मेरे लिस्ट की वो यहाँ पे डाल दो डायनेमिकली, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और अगर मैं आई को डिस्प्ले कराऊंगा यहाँ पे, क्या मेरा लिस्ट डिस्प्ले होगा यहाँ पे? एनीबडी? 0 से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मेंशन किया जो भी मेरी लेंथ मेरे लिस्ट की है यहाँ पे डाल दो। दैट मीन्स अभी मेरे लिस्ट की जो लेंथ है दैट इज 1 2 3 4 5 6। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखेंगे इट इज़ लाइक 0,6। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जॉन, सैम, राहुल, आदिल, सैम, पैम को डिस्प्ले करेगा या कुछ और डिस्प्ले करेगा? एनीबडी? नो सर, सर ये तो नंबर्स डिस्प्ले करेगा। एग्जैक्टली, तो ये क्या करेगा, यूजुअली ये 0 से लेकर हमारी जो लिस्ट है उसका डिस्प्ले करेगा 0 1 2 3 4 5 6। बट what I want to do, I want to display the list. So what I can do, I can say names of I, यानी कि इस लिस्ट में से जो भी इस i का वैल्यू आएगा दैट मीन 0, तो 0 पोजीशन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद i का वैल्यू 1 आएगा, सो नेम्स में जो 1 है दैट मीन्स वो सैम होगा। सो इस तरीके से आप इंडेक्स के थ्रू भी पूरी लिस्ट को जो है वो आइट्रेट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी हमारा जो आउटपुट है वो मिल गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? So rather than displaying each and every element one by one, repeating the statement over and over again, print names of 0, print names of 1, so we can overcome that problem by using simply loops. So that means loops का main objective क्या है, जो भी आपका कोई काम iterative है या repetitive in nature है, so आप इस problem को solve कर सकते हैं by simply using loops. So I used a simple loop here, that is for loop. And you have two ways, either you can use this way or you can use this way. Simply you can pass a list here, or you can use a range function and then you can iterate your list via using index. Clear? So this is one concept. Another loop we have while loop. तो आप while loop का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो Python है हमारे पास, you will find only two loops, for and while. जैसे बाकी लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे अलग अलग लूप्स होते हैं हमारे पास। वहाँ पे डू वाइल होता है, फॉर होता है, वाइल होता है, फॉर ईच होता है,
रिपीट अनटिल होता है. सो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लूप्स होते हैं, बट ये कॉमन रहते हैं मैक्सिमम लैंग्वेजेस में, फॉर, वाइल एंड डू वाइल. बट पाइथन में आपको यहाँ पे 2 लूप्स मिलेंगे, फॉर एंड वाइल. तो ये हो गया वाइल. फॉर के थ्रू हम कैसे, हम जो भी कोई प्रॉब्लम है जो रिपीटेटिव इन नेचर है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग सिंपली फॉर लूप. तो इसी पे अभी एक रियल टाइम क्वेश्चन में दूंगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अगर मुझे सेम यही चीज वाइल लूप के थ्रू करना है तो कैसे कर सकते हैं. तो मैं सवाल आपसे पूछूंगा और मैं देखूंगा आपको वो चीज आएगी करनी है नहीं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल. सपोज अब अगर वाइल के थ्रू मुझे ये स्टार्ट करनी है, वाइल के थ्रू ये लूप मुझे ये पूरा आइटरेट करना है लिस्ट. तो वाइल का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले यू नीड टू इनिशियलाइज. लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल आई. यू कैन क्रिएट एनी वेरिएबल नेम, जो भी आपको अच्छा लगे. आई एम असाइनिंग इट अ वैल्यू 0. वाई? बिकॉज माई लिस्ट जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. and after that I can say while, this is a syntax, I say okay, I should be less than whatever is going to be the length of my list. Then you can simply click and you can say simple print and you can display names of I. But remember that you need to increment your I. You need to increment because I का value 0 हो गया. Is 0 less than length? Yes, length of the list is 6. If you want to check, let me show you. If I'll say print length of, और अगर इसको हम रन करेंगे, let's find out. तो आप देख सकते हो टोटल लेंथ क्या है, 6 है. तो इसका एक फायदा है लेंथ फंक्शन का यूज करने का. कल को आप यहाँ पे कोई और भी चीज ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे आप मुझे कंडीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लेंथ ऑटोमेटिकली उस चीज को काउंट करेगा और आपको बता देगा ओके दिस टाइम यूर लेंथ इज टोटल 7. सो दैट मीन्स ये मेरा आई जो है, ये लूप जो है, ये कहाँ तक चलेगा, 7 तक चलेगा. और आप देख सकते हो इस तरीके से सारी चीजें आपने वाइल के थ्रू भी डिस्प्ले कर दी. तो ये है सिंपल लूप. इसमें सबसे पहले भी वही चीज है, पहले इनिशियलाइजेशन करनी है, उसके बाद कंडीशन होगी. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तभी आपका वाइल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका वाइल ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. चलिए यहाँ पे आप सिंपल एक क्वेश्चन दे देते हैं. आप मुझे इसका आउटपुट बताइए, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? एनीबॉडी? मैंने क्या किया, सिंपली आई असाइन्ड अ वैल्यू आई इज इक्वल टू 7. सो इज दिस वाइल लूप गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट? नो सर. नो सर, क्योंकि आई लेस देन 7 है और स्टार्टिंग वैल्यू ही 7 है. Yes, because I is 7. यहाँ से हमारी जो लेंथ है it is also 7. So 7 is not less than 7, right? So हमारा जो ये लूप है ये वर्क नहीं करेगा because हमारी कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है. If I'll execute it, you will see my loop is not working because this is working. It is showing okay, the print, it is the length of the list is 7, but this loop is not working only because our condition is not true. So that is the reason our while block is not working. So this is very simple. For and while कैसे वर्क करते हैं, ये आपको मेन आइडिया आ गया कि भाई for और while कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है. ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज अगर मेरे पास एक लिस्ट है, यू नेवर नो कल को आपको यही डेटा कहीं और से आ रहा होगा, एंड यू हैव बीन आस्क्ड डिस्प्ले ओनली यूनिक वैल्यूज, डिस्प्ले ओनली यूनिक वैल्यूज. या सपोज अगर ये वैल्यू है, अगर फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर नाम है, अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो दोबारा से फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए, सारी लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए. एक पर्टिकुलर नेम अगर वो रिपीट हो रहा है हमारी लिस्ट में, वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. बाकी वो एक ही बार हो लेकिन 2 बार नहीं हो. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम इसी की बात करते हैं, इस लूप की बात करेंगे, जब हम इस लिस्ट को आइटरेट करेंगे तो सैम जो है वो 2 बार आएगा, राइट? तो लेकिन मुझे सैम जो है एक ही बार डिस्प्ले कराना है. तो चलिए बताइए क्या करेंगे. शाबाश. व्हाट इज द वे टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट सैम इज नॉट रिपीटिंग? शाबाश. तो क्या करेंगे सर? हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम काउंट वेरिएबल बना देंगे, तो काउंट को अपडेट कर देंगे. तो अगर काउंट 0 है तो ही प्रिंट कर देंगे, वरना नहीं करेंगे. हाँ देखो, वो भी सही है. तो हम वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा. हम सिंपल क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ वेरिएबल सिंपल जो हमें रिपीट नहीं करना है. लेट्स से x फॉर इंस्टेंस.
सो एक्स में मैं बता रहा हूँ यहाँ से भाई सैम जो है ये दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, शाबाश, एक सर एग्जाम्पल। इफ एल्स लगा देंगे सर। हाँ शाबाश, जैसे बताइए क्या लिखेंगे। इफ, सर इफ नेम्स ऑफ आई इज सैम, नहीं पूरा देखिए, शाबाश। यहाँ पे नेम्स, यहाँ पे एक एक एलिमेंट इसमें जाएगा, जॉन जाएगा, ठीक है, शाबाश। इससे पहले किसी ने जो सोल्यूशन दिया वो बिल्कुल सही है, वो सोल्यूशन समझ आया। देखो सैम तो मुझे डिस्प्ले if I कराना है। equals x, हाँ, सो व्हाट आई कैन डू सिंपली, बिल्कुल सही है। अगर हम ये करेंगे, ओके, मैं बोलूंगा इफ आई इज इक्वल टू एक्स फॉर इंस्टेंस। इसमें क्या इशू है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू एक्स प्रिंट आई, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम होगी, इसमें हमारा सैम भी डिस्प्ले नहीं होगा। देखो नेम्स में से पहले जॉन आया, राइट, आई में जॉन है, क्या जॉन नहीं है बराबर एक्स के, जी नहीं है, तो हो जाएगा जॉन डिस्प्ले। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सैम आई में, क्या सैम नहीं है बराबर, जी जी ये तो बराबर है, तो इसके अंदर ये नहीं जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स सैम डिस्प्ले नहीं होगा। फिर राहुल आएगा, ओके राहुल तो नहीं है एक्स के बराबर, तो हो जाएगा डिस्प्ले। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास, यू कैन सी सैम तो अब पूरी तरीके से डिस्प्ले ही नहीं हुआ, बट सैम तो एक बार होना चाहिए था डिस्प्ले। सो हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, शाबाश, एनीबडी। सैम एक बार आना ही आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए, या कोई दूसरा नाम जो हम यहाँ से देंगे कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार आए तो दोबारा से नहीं आना चाहिए। एनी आइडिया? सो व्हाट वी कैन डू, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे बना सकते, एक सिंपल लॉजिक। हम क्या करेंगे, अब जब सैम आएगा हम चेक करेंगे कि एक बार आएगा, अगर दोबारा आया तो दोबारा से वो फिर डिस्प्ले। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, लेट्स से वाई है, इसको हम इनिशियली करेंगे 0 असाइन। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा सैम है वो अभी नहीं आया है, तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन करेंगे, चेक, शाबाश। हम सबसे पहले लिखेंगे इफ y is equal to, if it is not equivalent to, shabash, 1, if it is not equivalent to, अब अगर ये 1 के बराबर नहीं है, शाबाश, एनीबडी। या हम दूसरी कंडीशन भी दे सकते हैं, शाबाश, बताइए जल्दी से। y 0 तब जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई जब y किसके बराबर होगा, एक ही बार होगा, यानी कि तब तो ये डिस्प्ले होना चाहिए। बट जब नहीं होगा, जब अगर ये 2 के बराबर होगा, और आई कैन सिंपली से इफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1, सिंपल एज इट इज। अगर ये है तो क्या होना चाहिए, लेकिन कब होगा, ये कंडीशन हम बाहर डाल देते हैं, सॉरी, ये वाली कंडीशन को बाहर डाल देते हैं। if I is not equivalent to x, नहीं, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे इफ y is not equivalent to लेस देन इक्वल टू 1, y का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, इसको प्रिंट करो i को, ठीक है। लेकिन y लेस और इक्वल टू 1 कब बनेगा, लेस देन कब रहेगा, शाबाश। if I is equal to x, तो वन थिंग आपने क्या करना है काम, जो हमारा y है उसको इंक्रीमेंट करो, y इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरीके से डाल देंगे, पहले चेक करेंगे जो i में वैल्यू आ रहा है, अगर वो सैम के बराबर, ओके राइट, तो क्या करो, जो हमारा y वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट करो, राइट। तो उसके बाद क्या होगा काम, उसके बाद हम सिंपली करेंगे
अगर y लेस देन 1 है तो प्रिंट करो x, ठीक है, प्रिंट i करो। सो i का वैल्यू ऑलरेडी क्या होगा हमारे पास, सैम होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो एल्स यहाँ पे हम प्रिंट किसको करेंगे, i को करेंगे। क्या लगता है, चलेगा ये? शाबाश। एनीबडी, क्या लग रहा है ये वर्क करेगा? सबसे पहले नेम्स में जॉन आया, क्या जॉन x के बराबर है? नहीं है, बट दैट मीन्स ये वाला पार्ट चलेगा ही नहीं, तो सीधे एल्स में जाएगा और प्रिंट जॉन हो जाएगा, राइट। उसके बाद सैम आएगा, ठीक है, राइट, i के अंदर सैम है और वो x के बराबर है, बिल्कुल, तो y को इंक्रीमेंट हो जाएगी, y का वैल्यू बनेगा 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, यस 1 इज लेस आर इक्वल टू 1, जी हाँ, उसको डिस्प्ले करो, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर y के अंदर फिर राहुल आएगा, राहुल जो है x के बराबर नहीं है तो इस वाले एल्स में जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। उसके बाद आदिल आएगा, अकॉर्डिंगली वो भी एल्स में जाएगा, फिर सैम आएगा, फिर से i सैम के बराबर, यस, y में इंक्रीमेंट करो, y का वैल्यू बन जाएगा 2, क्या 2 लेस आर इक्वल टू 1 है? जी नहीं है, सो दैट मीन्स वो इसके अंदर नहीं जाएगा, और फाइनली वापस ऊपर जाएगा, फिर पैम और राजेश। तो इस तरीके से जो आपको मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया था वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये लॉजिक समझ आया? एनीबडी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? सर बट हमने इसमें एक्स सैम रखा है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई और भी डुप्लीकेट आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल राहुल 2 बार आ रहा होगा, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर टोटली डिफरेंट लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको एक चीज़ बोली कि जब एक पर्टिकुलर नेम यहाँ से देंगे, तो अगर हमें मतलब मतलब किसी भी लिस्ट में अगर आपको कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है, कोई भी विदाउट मेंशनिंग यही से, सो आपको फिर इसका लॉजिक क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। तो आपको एक लॉजिक चेंज करके वो लॉजिक बना के फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सवाल जो है यूज़र बेस्ड है कि भाई यूज़र एक नाम देगा, वो चेक करेगा, अगर वो उस लिस्ट में है 2 बार तो एक ही बार आना चाहिए। दूसरा होता है सपोज जॉन है या कोई और भी रिपीट हो रहा है, वो एक ही बार होना चाहिए। सो फॉर दैट उसके लिए भी आपको एक काउंट काइंड ऑफ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, बट आपको उसको हर एक को चेक करना पड़ेगा कि ये कहीं दोबारा से रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से आपको एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हम कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए, आप एक लिस्ट लीजिए घर पे, और अगर कोई भी नाम 2 बार आए या 3 बार आए, वो एक ही बार डिस्प्ले, और एक के बजाय 2 भी हो सकते हैं, सपोज जॉन भी रिपीट हो सकता है, राहुल भी रिपीट हो सकता है, बट जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे वी शुड गेट ओनली यूनिक वैल्यूज रादर देन डुप्लीकेट वैल्यूज। One option is, one of the best example is we can use another data structure using set. We can do one thing, हम अपने लिस्ट को सेट में आइटरेट करवा सकते हैं, और सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो खाली यूनिक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड में पूछा जाता है कि भाई अगर मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है डुप्लीकेट है, तो उसमें मुझे खाली यूनिक अचीव करना है, यूनिकनेस अचीव करनी है। हाउ आई कैन डू दैट? One of the easiest way is you can do one thing, you can convert your list into set, because set जो है हमारे पास वो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है। तो जब आप अपने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएंगे, यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगे। बट दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने हार्ड कोड करना है विदाउट यूजिंग सेट डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करके उस चीज को अचीव करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो चलिए इस चीज को पहले देखते हैं कि ये वाकई में वर्क करेगी या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। तो आप देख सकते हैं इट इज वर्किंग फाइन नाउ, राइट। सो आई एम गेटिंग ओनली सैम ओनली वंस रादर देन गेटिंग इट ट्वाइस, ठीक है। सो जरूरी नहीं है, मे बी कोई दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। तो अभी मेरे जल्दी जल्दी जहन में ये लॉजिक आ गया, तो मैंने ये चीज अप्लाई कर दी। कोई और भी कोई लॉजिक यूज कर सकता है, तो वो गलत नहीं है। अगर आपको आउटपुट सही मिल रहा है, एट द एंड सोल्यूशन जो होता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, वो उसके एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम जो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे एक लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं, लूप को कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर और वाइल, और आज हमने और एक चीज देखी कि भाई ओके हम लूप के अंदर इफ एल्स वाली चीज भी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम वी हैव। यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज?
सो अब आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, और भी डेटा स्ट्रक्चर्स है, लाइक मैंने सेट की अभी बात की, डिक्शनरी की बात की, या हमारे पास टपल्स होते हैं, ट्यूपल्स जिनको हम बोलते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये हो गई, अगर देखेंगे ये कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई। इफ एल्स आ गया, आप लूप्स आ गए, आप नेस्टेड एल्स भी एलिफ यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में आपके पास एल्स इकट्ठे कोई चीज़ नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज़ एलिफ। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी, rather than using else if like in other language, you have an option, you can use elif। तो एक सिंपल एग्जांपल जल्दी से आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि आपको जो नेस्टेड एल्स इफ यानी कि एल्स इफ लेडर जो है वो कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं वही कैलकुलेटर वाली एग्जांपल ले लेता हूँ, काफी फेमस और कॉमन एग्जांपल है, उसी को ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस सबसे पहले यूजर से डेटा पकड़ते हैं, दो नंबर्स को हमें कोई भी ऑपरेशन करनी है। So what I can do, I can use simply print, let's say enter number 1, और उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे। कल ही हमें पता चला ओके हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी जो इनपुट फंक्शन है वो हर एक डेटा को एज अ स्ट्रिंग ले लेता है। सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट इट हियर एंड लेट्स से नंबर 2। अब उसके बाद जो मेरी चीज होगी यहाँ पे, अब ऑपरेटर की बात होगी, और ऑपरेटर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस, इनमें से भी। अब अगर यूजर इनमें से कोई भी ऑपरेटर देगा, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, अ कैरेक्टर। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट ऑपरेटर। बट अब पूरा जो ये लॉजिक होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा, हमारे ऑपरेटर पे। भाई अगर प्लस होगा, जो हमने दो नंबर्स एक्सेप्ट किए उनको ऐड होना चाहिए। भाई अगर प्लस नहीं होगा, अगर माइनस होगा, व्हाट हैपन, तो अगर माइनस नहीं हो, अगर माइनस होगा तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस नहीं होगा तो अगर मल्टीप्लाई सिंबल होगी तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। सो दैट मीन्स अब मेरा यहाँ पे जो लॉजिक होना चाहिए वो मुझे वैसा बनाना है ताकि कोई भी इनपुट अगर इनमें से होगा प्लस माइनस या, तो उसके लिए मुझे एक सोल्यूशन देना है। तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा अगर मेरे पास ऑपरेटर जो है अगर प्लस होगा तो क्या करे, सिंपली जो हमारे पास दो नंबर्स है, यू नीड टू ऐड देम। ओके, व्हाट इफ, यू नेवर नो यूजर क्या आउटपुट दे सकता है। तो इसके लिए हम और एक कंडीशन बनाएंगे, इफ अगर ऊपर वाली चीज नहीं होगी तो फिर नीचे वाली चीज को चेक किया जाएगा। सो अगर माइनस है, सो डू वन थिंग, आपने क्या करना पड़ेगा, उनको माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से व्हाट इफ अगर उसने माइनस सिंबल भी ना दिया हो तो क्या होना चाहिए, सिंपली प्रिंट करो आप num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। इसी तरीके से टाइम बचाने के लिए चलिए इसको एक कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे डिवाइड सिंबल डाल देते हैं, दैट्स इट। और अब अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा, सो एट द एंड वी विल यूज एल्स, और यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर, दैट्स इट। सो ये हमारा सिंपल एक लॉजिक बन गया जहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, लाइक एलिफ 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 इसका इस्तेमाल करके। तो होगा क्या, सबसे पहले दो नंबर्स पकड़ें, उसके बाद ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर हमारा एक कंडीशनल वेरिएबल होगा जिस बेस पे हमारा लॉजिक डिपेंडेंट होगा कि भाई अगर ऑपरेटर प्लस होगा, सो व्हाट शुड हैपन, वी नो अगर ऑपरेटर प्लस है तो दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। इफ ऑपरेटर इज नॉट प्लस, सो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट चीज को चेक करेगा, अगर ये भी नहीं है तो नेक्स्ट, अगर ये भी नहीं है नेक्स्ट, तो फिर फाइनली ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो लेट्स सी इट इन एक्शन एंड चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं। सबसे पहले चलिए नंबर 3 दे दिया, 4 दिया, और यहाँ पे मैंने मल्टीपल सिंबल दे दिए, एंड यू कैन सी आउटपुट आ गया 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12। सो दैट मीन्स इस टाइम ये वाला एलिफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट। सो कहने का मतलब जो हम एलिफ यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज चेक करनी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने सपोज नंबर
कुछ दे दिया और ऑपरेटर कोई गलत दे दिया तो यहाँ पे देखिए ये इस टाइम किस वाले पार्ट पे एग्जीक्यूट हो गया, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, बिकॉज हमारी जो कंडीशन थी वो इसके साथ किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही थी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि भाई अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी, सो हाउ वी कैन डू दैट सिंपली बाय यूजिंग एलिफ। क्लियर है ये चीज़? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? एनीबडी? Hello everyone. Any question? No, sir. No, sir. ओके ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से अब चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, कुछ एडवांस चीज़ों की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अब उसी में यहाँ तक तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लिस्ट्स पढ़े थे, एलसिप पढ़ी थी हमने, ठीक है। चूँकि हमारे पास कुछ बिगिनर्स भी थे इस सेशन में, तो इसलिए मुझे ये बेसिक चीज़ें पहले थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ी। तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ अब ट्रिकी होगी, फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फंक्शंस की, फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारे पास। फंक्शंस होते क्या है वो भी हम बता देंगे। तो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं सिंपल फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए यूज किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फंक्शन का? कोड को रीयूज करना। कोड रीयूजेबिलिटी जो होती है वो हम फंक्शंस के थ्रू अचीव करते हैं। यानी कि अगर आपने आप कोड को ऑप्टिमाइज भी करता है, यानी कि आपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा है और बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय सिंपली क्रिएटिंग फंक्शंस। तो अगर अभी आप देखोगे मैं प्रिंट यूज कर रहा हूँ, अब जिसने पाइथन बनाई उसको पता था कि मुझे बार बार मैसेज डिस्प्ले करवानी है या कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करानी है, तो उसने क्या किया उसने एक प्रिंट फंक्शन को ऑलरेडी बना के रखा और हमने इसमें अभी तक 50-60 बार तो यूज की इस फंक्शन को। दैट मीन्स हम उसी चीज को रीयूज कर रहे हैं। इसी तरीके से कल को आपकी भी कोई चीज होगी जो आपको बार बार यूज करनी होगी, तो उस चीज को बार बार यूज करने के लिए व्हाट यू कैन डू, you can simply create your user defined function। तो आप भी अपनी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे आपने प्रिंट फंक्शन बनाई वैसे आप अपनी भी कोई फंक्शन बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कल को आपको बोला कोई एक काम करो, कोई कैलकुलेशन करनी है, मार्क्स कैलकुलेटर बनाओ, कि जब भी हमें कोई रिजल्ट प्रिंट करना है तो हम कुछ इनपुट दें और ऑटोमेटिकली हमें उसका आउटपुट देना चाहिए, उसके रिजल्ट्स परसेंटेज आनी चाहिए वहां से। तो हर बार कोड लिखने से बेटर है कि आपको पता है कि ओके ये चीज़ मुझे बार बार यूज होगी। सो व्हाट यू कैन डू, आप उसी चीज़ को एक फंक्शन बना सकते हैं और उसको फिर बार बार यूज कर सकते हैं। तो अब फंक्शन कैसे बनाएं, फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, ग्रामर रूल क्या है, पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने का पाइथन में काफ़ी सिंपल तरीका है बाकी लैंग्वेज से। तो यहाँ पे अगर आपको एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है, यू नीड टू यूज अ कीवर्ड डेफ। तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा डिफाइन, DEF डिफाइन। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस देके फंक्शन का नाम, जो भी आपको नाम देना होगा वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रखूंगा फॉर इंस्टेंस, लेट्स कॉल इट मेथड 1। तो आप कोई भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं, यानी कि इसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे इस फंक्शन को। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कोलन और ये फिर इसकी बॉडी। भाई यानी कि जब इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, व्हाट शुड हैपन, क्या काम होगा उस टाइम, क्या चलेगा, तो वो होगी फंक्शन की बॉडी। इस सिंपल चीज को हम बोलते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है कि हम पैरामीटर्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारे पास जो फंक्शन होती है, हम चाहते हैं कि हम उसको यहाँ से कुछ भेजें और वो वहाँ से कुछ रिटर्न करके दे। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर इस प्रिंट की बात करूंगा, ये मेरी प्रिंट फंक्शन है, अगर इसका मैं मेटा डेटा चेक करूंगा, अगर आप देखोगे इट इज ऑल्सो ए फंक्शन, यू कैन सी इसमें ये पैरामीटर्स है, मीन जो भी मैं यहाँ से चीजें दे रहा हूँ, फिर जो भी इसके अंदर लॉजिक है वो फिर एग्जीक्यूट करके हमें वो आउटपुट दे देता है। सो दैट मीन्स ये भी एक फंक्शन है जो ऑलरेडी प्री डिफाइन है, जो ऑलरेडी बनाई गई है। बस हम अकॉर्डिंगली, कभी मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली वही चीज आ रही है, कभी मैं नंबर पास कर रहा हूँ तो वो भी चल रहा है, कभी कोई चीज पास कर रहा हूँ लाइक दिस। तो दैट मीन्स मैं क्या पास कर रहा हूँ, पैरामीटर्स लिस्ट।
but behind the scene what it is actually a function and we are reusing it over and over again. Same इसी चीज को आप अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई चीज आपको बार बार यूज करनी है, what you can do, you can simply create your user defined function by simply saying def और उसके बाद फंक्शन का नाम, और अगर पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, उसके बाद कोलन और उसके बाद बॉडी। अब चलिए सपोज मैं चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है इसमें क्या हो, ये फंक्शन मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन को मैं नाम रखूं गेट डिटेल्स, यानी कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूं ये किसी को नाम और एड्रेस पूछे। सो मैं इसका लॉजिक वैसे ही बनाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं प्रिंट, तो जब भी इस फंक्शन को हम यूज करेंगे इट शुड आस्क एंटर योर नेम। तो आप पे डिपेंड करता है आपको फंक्शन किस टाइप की बनानी है और उसके अंदर क्या लॉजिक मेंशन करना है। उसके बाद प्रिंट, इसी तरीके से सपोज एंटर योर एड्रेस और एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको भी हम स्टोर करेंगे। और उसके बाद दैट्स इट। सो दैट मीन्स ये जो मेरी फंक्शन बन गई ये इसकी बॉडी बन गई, दिस इज द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन। दैट मीन्स जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो व्हाट शुड हैपन, अब इसको यूज कैसे करें। अभी अगर मैं कोड रन करूंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज हमने खाली फंक्शन को डिक्लेयर किया, बनाया, हमने अभी इसको यूज नहीं किया। तो यूज कैसे करते हैं, हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कॉल करना बोलते हैं, कॉलिंग। तो कॉलिंग कैसे करते हैं, जो भी आपके फंक्शन का नाम है वही आपको देना है, जहां भी आपको यूज करना है वहां पे आप उस फंक्शन का नाम देंगे, लाइक सिंपली गेट डिटेल्स and that's it. So this is called calling a function. If I am going to run it and you can see, आप ये आउटपुट देख सकते हो। अब मुझे क्या आ गया, एंटर नेम। जैसे अगर मैं लिखूंगा सैम, एंटर एड्रेस, लेट्स से दिल्ली फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से इस फंक्शन ने दो चीजें पकड़ी मुझसे और उनको स्टोर किया अकॉर्डिंगली इन वेरिएबल्स में। अब इसका एक फायदा है कि मैं जितनी बार चाहे इसको यूज कर सकता हूँ, एक ही बार ये चीज बन गई और बार बार मैं इसको यूज कर सकता हूँ, जैसे कि हम अपने प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। सो गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज समझ आ रही है बात। इस तरीके से हम एक नॉर्मल फंक्शन, बेसिक सी फंक्शन बना सकते हैं विदाउट पैरामीटर्स, विदाउट रिटर्न टाइप, जिसको हम एक नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। आप चाहे तो जो आपने डिटेल्स दी उनको आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन से योर एंटर्ड नेम इज, आप यहाँ पे नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर योर एंटर्ड एड्रेस इज, तो यहाँ पे जो आपने वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पे डिस्प्ले। इसको फिलहाल कमेंट करते हैं और लेट्स रन इट। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे मैं लिखूंगा जॉन, लेट्स से चाइना, तो आप देख सकते हैं वो डिटेल्स आ गई, योर एंटर्ड नेम इज जॉन एंड योर एंटर्ड एड्रेस इज। अब इसका ये एक फायदा है कि इस फंक्शन को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ इसी फंक्शन को मैं इस फाइल के अंदर यूज करूँ, सपोज ये टेस्ट फाइल। सपोज आपने कहीं पे, जब किसी कंपनी में हम काम करते हैं, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, हम टास्क को डिवाइड करते हैं। फिर सपोज किसी ने एक फंक्शन यहाँ बनाई, अब उसको यहाँ पे आपको यूज करना है, रादर देन क्रिएटिंग इट अगेन, डिक्लेयरिंग इट अगेन, व्हाट यू कैन डू, आप उसी चीज को, बनी हुई चीज को यहाँ पे यूज कर सकते। अब एक फाइल में जो चीज बनाई गई, अब दूसरी जगह उसको कैसे यूज करें, तो हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं, यू कैन से इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करना है, लेक्चर 2 को। अब क्या होगा, जो भी उस लेक्चर 2 के अंदर होगा आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा काम, अब मैं लिखूंगा नीचे लेक्चर 2 डॉट, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैं गेट डिटेल्स फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो इस तरीके से हमारा कोड जो है रीयूज। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को तो बनाया नहीं। तो ये होता है कैसे हम एक फाइल की चीज़ों को दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी ये फाइल बन गई, एक तरीके से मॉड्यूल बन गया।
क्योंकि पाइथन में भी हम बहुत सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी चीज़ें बनी होती है और जिनको हम यूज़ करते हैं। फिर यूज़ करने का तरीका क्या है, यू नीड टू यूज अ स्टेटमेंट कॉल्ड इम्पोर्ट। तो हम उसको बोल रहे हैं इस फाइल में इस को इम्पोर्ट करो, इस मॉड्यूल को। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उस मॉड्यूल के अंदर जो गेट डिटेल्स फंक्शन को यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। पहले सिंपल एक फंक्शन कैसे हमने बनाई, कॉल कैसे करते हैं, जो फंक्शन का नाम होता है वही कॉल करना है, और इसका एक फ़ायदा, आप जितनी बार चाहे आप इसको कॉल कर सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट है कि आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और फिर जितनी बार चाहे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को, एनीबडी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ सर। क्लियर हो गई ये चीज़? सो यस हमने सर। एक सिंपल फंक्शन बनाई और उसको हमने दूसरी जगह भी यूज़ किया। अब ये जो फंक्शन होती है इसको हम बोलते हैं एक नॉर्मल सी फंक्शन, विदाउट पैरामीटर्स, विदाउट रिटर्न टाइप। अब चलते हैं एक नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। भाई अगर हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि जिस फंक्शन को मैं कॉल करूँ, मैं यहाँ से उसको भेजूँ कुछ, ठीक है, कुछ भेजूँ यहाँ से। सपोज वो फंक्शन मुझे क्या करे, एक रिटर्न करे, परसेंटेज टोटल मुझे रिटर्न करे। उसको मैं यहाँ से टोटल मार्क्स भेजूँ और वो मुझे वहाँ से क्या दे, परसेंटेज दे या परसेंटेज प्रिंट करे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, लेट्स कॉल इट टोटल परसेंटेज। सो दैट मीन्स जब मैं इसको कॉल करूँगा, आई नीड टू पास माई टोटल मार्क्स। तो दैट मीन्स मुझे अब इस फंक्शन को पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा। तो पैरामीटराइज कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल बनाना है, लेट्स कॉल इट टोटल, कुछ भी नाम रखे। अंदर फिर क्या लॉजिक होगा हमारे पास, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ से एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट्स कॉल इट रिजल्ट। रिजल्ट में आप क्या कर सकते हैं, टोटल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सपोज टोटल मार्क्स जो भी है मल्टीप्लाइड बाय 100, और उसको क्या करेंगे, and let's divide it by 500. Suppose we have marks out of 500, and यहाँ पे फिर मैसेज लिखेंगे हम, टोटल परसेंटेज परसेंटेज इज, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा किसको, रिजल्ट। लेकिन अब अगर इस फंक्शन को हम देखेंगे, अब अगर इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, इफ आई वांट टू यूज दिस फंक्शन, दैट मींस आई नीड टू पास समथिंग हियर, राइट? So what should I pass? I can pass a number here. What will happen? जो भी आपने अंदर इसके अंदर अब लॉजिक बनाया और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एक आउटपुट। सपोज यहाँ पे मुझे यही चीज़ चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू, okay, I'll say lecture2 dot, I can call total percentage, but you can see it is expecting a parameter of any type because we haven't mentioned any type. Suppose I achieved, for instance, 450 marks, 459. Let's run it and see what is going to be the output. You can see I have a percentage of 91.8. So what happened actually here, इस फंक्शन को हमने कॉल किया, बट इसको हमने एक पैरामीटर पास किया, या एक तरीके जिसको हम बोलते हैं एक आर्ग्यूमेंट पास किया। अगर देखेंगे तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस तरीके से इधर जाएगा, इसमें वो वैल्यू पास करेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, इसमें डालेगा और फिर वही रिजल्ट इसने डिस्प्ले किया। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन जो है, जो पैरामीटराइज्ड है, उसको आप कॉल कर सकते हैं। अब अगर इसको इधर ही सेम फाइल के अंदर आपको कॉल करना है, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। और जब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो मुझे इस तरीके से परसेंटेज मिल रही है। सो क्लियर है? अब ये जो फंक्शन थी, ये थी पैरामीटराइज, हमने एक पैरामीटर पास किया। सो बट आप क्या कर सकते हैं, आप 1, 2, 3 पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। अब मैं बोलूँगा नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यही से पास करूँ कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ओवरऑल मार्क्स टोटल कितने हैं। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे एक और एक वेरिएबल पास कर सकता हूँ, लेट्स से इसको हम लिखेंगे नाम सपोज ऑल। तो यही वेरिएबल मैं यहाँ पे पास करूँगा, या इसको नाम रखेंगे मार्क्स अचीव्ड है, यहाँ पे लिखिए
total marks. तो यहाँ पे what I can do, I can say total marks और यहाँ पे लिखेंगे marks achieved. Now अब अगर मुझे इसको कॉल करना है, I need to pass 2 arguments. First, how many marks I achieved. Second one is overall total marks. So let me call this function total percentage. Suppose I achieved 340 marks out of 500. तो ये आर्ग्यूमेंट इसमें जाएगा और ये वाला आर्ग्यूमेंट इसमें जाएगा. सो अकॉर्डिंगली एक तरीके से ये एक्सप्रेशन भी काइंड ऑफ डायनेमिक बन गई. अब अगर इसको रन करेंगे सो यू विल सी द आउटपुट इज 68.2%, 68.0%. हमारे पास रिजल्ट मिल गया. सो कहने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई आप एक फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करोगे, या आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरीके से डिक्लेयर करना है. यहाँ पे मुझे 2 पैरामीटर्स मैंने मेंशन किए, तो मींस मैंने कॉल टाइम पे भी इसको कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, 2 किए. अब इसका एक फ़ायदा ये हो गया कि मैं इसको बार बार यूज़ कर, जब भी मुझे परसेंटेज चाहिए होगी आई नीड टू पास ओनली 2 आर्ग्यूमेंट्स, वन इज मार्क्स अचीव्ड एंड टोटल मार्क्स. तो इस तरीके से मैं इसको डायनेमिकली बार बार यूज़ कर सकता हूँ, रादर देन यही चीज़ बार बार कैलकुलेट करने से बेटर है कि मैंने एक ही चीज़ एक बार फंक्शन बना के रखी और उसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ. यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज़, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे. सो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे पैरामीटर्स मेंशन कर सकते हैं, बट यू नीड टू टेक केयर वन थिंग, जितने आप पैरामीटर्स मेंशन करोगे आप उतने ही आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, ताकि जैसे फॉर इंस्टेंस अब अगर मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, वी विल गेट एन एक्सेप्शन. यू कैन सी टाइप एरर, टोटल परसेंटेज, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. सो ये मुझे क्या बता रहा है कि भाई आप जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसमें आप एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भूल रहे हैं, आपने एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा और, ताकि इस फंक्शन को हम सही तरीके से कॉल कर सके. सो जो ही मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट भी दे रहा हूँ तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा, राइट. तो इस तरीके से अंदर वाला जो लॉजिक मैंने बनाया है वो बेस्ड ऑन नंबर ही बना है. अब कोई बोलेगा सर क्या मैं स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, हाँ यहाँ मैं स्ट्रिंग भी भेजूंगा, बट फिर वो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि भाई आपका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रिंग को यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगी. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको यहाँ से नंबर ही डेटा पास करना है. बट ओके, आप उस चीज़ को भी ओवरकम कर सकते हैं. यू नीड टू डू सम वैलिडेशन, जो वहाँ से आ रहा है उसका टाइप क्या है. सपोज अगर किसी ने स्ट्रिंग भेजा तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से इफ टाइप of marks achieved is equal to suppose int. अगर है तो ये चलाओ, अगर नहीं होगा तो क्या देखेंगे, एक मैसेज दिखाएंगे, प्लीज प्रोवाइड वैलिड डेटा. तो ये हो गया एक तरीके से वैलिडेशन. लेट्स सी, सपोज मैं यहाँ पे मैंने पास किया जॉन, तो रन भी करेंगे, लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल हैपन. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, प्लीज प्रोवाइड वैलिड डेटा. तो यहाँ पे एक तरीके से मैंने वैलिडेशन लगा दी कि भाई इसका डेटा क्या होना चाहिए, इंटीजर. यहाँ पे और एक चीज आप कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, अब अगर आपको दोनों को चाहिए कि भाई दोनों का डेटा क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं एंड. तो उसमें भी आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ टोटल मार्क्स ऑल्सो इक्वल टू इंट. यानी कि अब 2 कंडीशंस हमने लगाए और उनके बीच में क्या डाल दिया हमने, एंड. यानी कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जिन एक्सप्रेशंस के बीच में आपने एंड दिया होगा, दैट मीन्स जब तक वो दोनों की दोनों, यानी कि ये भी ट्रू नहीं होगी और ये भी ट्रू नहीं होगी, तब तक ये चीज़ वर्क नहीं करेगी. यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ और दूसरा एक इंटीजर दे रहा हूँ. लेट्स फाइंड आउट क्या आएगा. स्टिल आई एम गेटिंग एन एरर. ठीक है. सो जब तक कि मैं सही डेटा नहीं दूंगा, दोनों के दोनों इंटीजर्स नहीं होंगे, तब तक मेरी ये चीज़ वर्क नहीं करेगी. तो इस तरीके से हमने इसमें एक वैलिडेशन ऐड कर दी. तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बेटा, क्लियर है सर यहाँ पे आपने एंड यूज किया है. हाँ, एंड तो ऑपरेटर.
हाँ ठीक है सर, अगर टोटल मार्क्स यहाँ पे मार्क्स अचीव्ड के कॉमा में ही लिख दें तो? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ हाँ पे मार्क्स अचीव्ड के, हाँ तो यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमारे पास टाइप फंक्शन है, क्या मेरे पास वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकती है, क्योंकि ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। सपोज इसको मैं हटा देता हूँ, ओके, लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कॉमा करके टोटल मार्क्स पास करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग पास करता हूँ। क्लियर है? लेट्स सी हम, तो ये देखिए एरर आ गया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसने यहाँ पे एरर थ्रो किया, दैट मीन्स टाइप में गड़बड़ी है यहाँ पे। क्लियर है? टाइप टेक्स 1 और 3 आर्ग्यूमेंट्स, तो ये वही से बता रहा है, इट टेक्स 1 और 3 आर्ग्यूमेंट्स, तो दैट मीन्स आप 2 नहीं दे सकते, तो बिकॉज ये फंक्शन वैसे ही डिक्लेयर की गई है कि आप उसको 1 या 2 आर्ग्यूमेंट 3 भेज सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। तो ये चीज क्लियर हो गई? सो अगर आपको एग्जैक्टली इसका मेटा डेटा चेक करना है, सपोज यू डोंट नो अबाउट टाइप, डू वन थिंग, कंट्रोल प्रेस करें, इस पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपका पूरा मेटा डेटा मिल जाएगा, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि भाई इंटरनली ये जो मेरी फंक्शन है ये कैसे वर्क कर रही है। ठीक है? या फिर आप सिंपल गूगल लगा दो या चैट जीपीटी पे सर्च मारो कि टाइप कितने आर्गुमेंट्स पकड़ते हैं, तो उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। राइट? क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? तो इस तरीके से एक सिंपल वैलिडेशन लगाई और हमने देखा कि भाई हम एक पैरामीटराइज फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितने पैरामीटर्स होंगे आप उसी हिसाब से क्या कर सकते हैं, उतने ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने लॉजिक जो बनाया था वो नंबर बेस पे बनाया, और उसी चीज़ को हमने चेक भी किया कि नहीं, कि भाई क्यों ना वैलिडेशन करे, क्योंकि यूज़र कुछ भी डेटा दे सकता है। अगर उसने स्ट्रिंग दिया तो व्हाट शुड हैपन, तो उसके लिए हमने अंदर से फिर इफ और एल्स वाला पार्ट किया। तो आप देख सकते हो कि इफ और एल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है रियल वर्ल्ड में भी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, तो आप पूछ सकते हैं अभी। आई थिंक सबको क्लियर है, राइट? यस सर। ओके ओके, सो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें भी क्लियर की, और साथ साथ एक फंक्शन को कैसे बना सकते हैं विदाउट पैरामीटर्स, विद पैरामीटर्स कैसे बनाते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर की। क्लियर है ये सब? और साथ साथ इफ एल्स वाली चीज़ के अंदर मल्टीपल एलिफ कैसे यूज़ कर सकते हैं, या इसी तरीके से हमने देखा लूप्स के अंदर चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑल इन ऑल हमने आज के सारे लेक्चर में किए। तो कल और मैक्सिमम एडवांस चीज़ों पे आ जाएंगे हम, चीज़ें लाइक रिटर्न पे होंगे, कुछ एडवांस चीज़ें होंगी, क्लासेस होंगी, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा अब आइंदे से जो लेक्चर्स होंगे उनमें आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। जिन्होंने पुरानी चीज़ पढ़ी थी उनके लिए भी अब नई चीज़ें आने वाली होगी। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं अभी, अगर नहीं है तो या आप लिख के भी भेज सकते हैं, और बाद में ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर? ओके, परवेज साहब बताइए। जी परवेज साहब, आप म्यूट पे। अच्छा, तो किसी ने एक सवाल पूछा है कि हाउ टू गिव इंडेंटेशन टू मोर देन वन लाइन, लाइक आफ्टर सेलेक्टिंग लाइंस व्हाट टू डू। तो सिंपली आपने करना कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। अब अगर सपोज ये लाइन से मेरे पास गलती से ये इधर गई सारी चीज़ें, तो ये तो एरर है। अब एक एक करने से बेटर है व्हाट आई कैन डू, मैं इनको सिंपली सिलेक्ट कर सकता हूँ,
आपने कुछ नहीं करना है, एक टैब प्रेस करना है और खुद ही ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाएगी इसको। बट मेक श्योर कि अगर ब्लॉक है तो हमेशा एक टैब की स्पेस रहेगी, अगर ब्लॉक नहीं है तो उसमें आपको पूरा लेफ्ट साइड ही रखना पड़ेगा। शाबाश, और कोई क्वेश्चन? हेलो, आई थिंक सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है, राइट? यस ओके ओके। यस अगर सर। ओके ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे वो भेजिएगा, तो उसको हम पहले कल डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे, या नहीं फिर हम एड पे वापस से हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओके, शैल वी क्लोज? शैल वी? ओके सर। Okay, thank you for joining. Thank you everyone.